अंधा हो गया है क्या बे? बरसों से इस घर में सड़ रहा है, फिर भी तमीज नहीं आई। ये कालीन पेरिस से मंगवाया था मैंने, पर तो तूने अपनी गंदी चाय से इसे बर्बाद कर दिया। ओए बुड्ढे, इधर आ। जी छोटे मालिक। मेरे जूते गंदे हो गए, इन्हें साफ कर। अभी क्या अभी? जी हुजूर माफ कीजिए। बस अब साफ करो वरना देख लेना। हाँ हुजूर करता हूं। हम रॉयल ट्रस्ट के प्रतिनिधि हैं। इस महल की जमीन, आपकी कंपनी और आपकी ये गाड़ियां सब अब हमारे क्लाइंट की संपत्ति हैं। कौन है तुम्हारा क्लाइंट? किसने खरीदा ये सब? शहर के बाहरी इलाके में स्थित राजवंश पैलेस अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन उस महल के अंदर रहने वाले लोगों के दिल उतने ही छोटे थे। इस महल के मालिक थे विक्रम प्रताप सिंह, एक घमंडी बिजनेसमैन जो पैसे को ही भगवान मानता था। उनकी पत्नी माया, जिसे गहनों और दिखावे के अलावा कुछ नहीं सूझता था, और उसका बेटा आर्यन, जो अय्यासी और बदतमीजी की जीती जागती मिसाल था। और इन सब के बीच था रामू काका। रामू काका पिछले 40 सालों से इस महल में सेवा कर रहे थे। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, फटे हुए पुराने कपड़े और हमेशा नीचे झुकी हुई नजरें। उनके लिए ये महल सिर्फ एक काम की जगह नहीं थी, उनका सब कुछ यही था। लेकिन महल के मालिकों के लिए वो बस एक मशीन थे, जिसे जब चाहो डांटा जा सकता था और जब चाहो बेइज्जत किया जा सकता था। सुबह के 6 बज रहे थे। रामू काका कांपते हाथों से ट्रे लेकर विक्रम प्रताप के कमरे की ओर जा रहे थे। ठंड इतनी थी कि उनकी उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, उनके पैर का अंगूठा कालीन के एक कोने से फंस गया और ट्रे थोड़ी सी हिल गई। चाय की 2 बूंदें कालीन पर गिर गईं। अंधा हो गया है क्या बे? बरसों से इस घर में सड़ रहा है, फिर भी तमीज नहीं आई। ये कालीन पेरिस से मंगवाया था मैंने, पर तो तूने अपनी गंदी चाय से इसे बर्बाद कर दिया। रामू काका ने कुछ नहीं कहा। वो बस नीचे झुककर अपने हाथों से उस कालीन को पोंछने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरे। दोपहर को महल में विक्रम के कुछ बड़े बिजनेस पार्टनर्स आए हुए थे। माया अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के साथ बैठी थी। रामू काका सबको पानी पिला रहे थे। तभी आर्यन अपने दोस्तों के साथ वहां आया। ओए बुड्ढे, इधर आ। जी छोटे मालिक। मेरे जूते गंदे हो गए, इन्हें साफ कर। अभी क्या अभी? जी हुजूर माफ कीजिए। बस अब साफ करो वरना देख लेना। हाँ हुजूर करता हूं। वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे।
रामू काका एक पल के लिए रुके, उनकी मुट्ठियां खिंची, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को शांत कर लिया। पता नहीं विक्रम इस कबाड़ को घर में क्यों रखे हुए है। इससे अच्छा तो कोई रोबोट रख लेते। उसी शाम महल में तनाव का माहौल था। विक्रम के बिजनेस में भारी घाटा हुआ था। बैंक से करोड़ों का लोन चुकाने का नोटिस आ चुका था। विक्रम गुस्से में घर का सामान फेंक रहा था। रामू काका कोने में खड़े ये सब देख रहे थे। All of it gone. Why me? साहब, अगर आप चाहें तो मैं तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? तेरी औकात है क्या कुछ? 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे टुकड़ों पर पलता है और मुझे सलाह देगा? निकल यहां से। विक्रम ने रामू काका को इतना जोर से धक्का दिया कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचे। उनकी कोहनी से खून बहने लगा, लेकिन घर के किसी सदस्य ने उनकी मदद नहीं की। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो रहा था, रामू काका चुपके से हवेली के पीछे वाले बगीचे में गए। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके पास जाकर उन्होंने अपनी फटी हुई जेब से एक बहुत ही महंगा इंक्रिप्शन वाला सैटेलाइट फोन निकाला। रॉयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 500 करोड़ के शेयर्स आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। रामू काका की आंखों में इस वक्त वो लाचारी नहीं थी, उनकी नजरें तेज और शाही थीं। उन्होंने ठंडी सांस ली और धीमे से बुदबुदाए, अभी नहीं, अभी तो इन्हें अपनी हार का स्वाद चखना है। घमंड जब टूटता है तभी इंसान को अपनी असली औकात समझ आती है। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रामू काका ने तुरंत फोन अपनी धोती में छुपा लिया। वो माया थी। यहाँ क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मालकिन, बस नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी रात को यहाँ? हाँ मालकिन, सच कह रहा हूं। ठीक है। अगली सुबह राजवंश पैलेस के बाहर काली मर्सिडीज गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों से काले सूट पहने हुए कुछ प्रोफेशनल लोग उतरे। विक्रम प्रताप सिंह को लगा शायद बैंक के लोग नीलामी के लिए आए हैं। वो घबराकर बाहर भागा। सुनिए, मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। उन लोगों के बीच से एक वकील जैसा दिखने वाला आदमी आगे आया और बोला, हम बैंक से नहीं आए हैं मिस्टर विक्रम, हम रॉयल ट्रस्ट के प्रतिनिधि हैं। इस महल की जमीन, आपकी कंपनी और आपकी ये गाड़ियां सब अब हमारे क्लाइंट की संपत्ति हैं। कौन है तुम्हारा क्लाइंट? किसने खरीदा ये सब? विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वकील ने मुस्कुराते हुए हवेली के अंदर देखा। ठीक उसी वक्त रामू काका हाथ में झाड़ू लिए वहां से गुजर रहे थे। वकील ने अपना सिर झुकाया और बहुत ही अदब से बोला, सर कागजात तैयार हैं, बस आपके एक दस्तखत की जरूरत है। विक्रम, माया और आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस नौकर को उन्होंने कल तक जूतों की नोक पर रखा था, उसके सामने शहर के सबसे बड़े वकील सर झुकाए खड़े थे। रामू काका ने झाड़ू एक तरफ रखी, सीधे खड़े हुए और पहली बार विक्रम की आंखों में आंखें डालकर देखा। तो विक्रम साहब, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे या मैं सीधे आपको इस घर से बाहर निकालने का आदेश दूं? झूठ, ये सब सफेद झूठ है। तू बिक गया है। इस भिखारी ने जो कितने पैसे दिए ये नाटक करने के लिए। ये रामू है, मेरा नौकर। इसके पास 500 करोड़ के 500 रुपए भी नहीं होंगे। इसने मेरे खानदान के कागजात चोरी किए हैं।
राजवंश पैलेस के मुख्य हॉल में खड़ा हर शख्स पत्थर बन चुका था। वकील मिस्टर खन्ना का झुककर रामू काका के पैर छूना किसी परमाणु धमाके से कम नहीं था। विक्रम के हाथ में पकड़ा सिगार उसके हाथ से फिसलकर ठीक उसी महंगे कालीन पर गिर गया जिसकी सफाई के लिए उसने कल रामू काका को लात मारी थी। लेकिन आज विक्रम को उस कालीन की परवाह नहीं थी। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी सल्तनत ढहती हुई दिख रही थी। माया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ में मौजूद हीरे की अंगूठी अब उसे भारी लगने लगी थी। आर्यन जो खुद को इस शहर का शहजादा समझता था, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो शख्स कल उसके जूते साफ कर रहा था वो आज 500 करोड़ का मालिक कैसे बन गया। विक्रम झपट कर रामू काका की तरफ बढ़ा और उनका कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ रामू काका तक पहुंचता, 2 सूट पहने कमांडो ने विक्रम की कलाई को हाथ में ही दबोच लिया। एक कड़कड़ाती आवाज आई और विक्रम दर्द से कराह उठा। तमीज से मिस्टर विक्रम, आप जिस शख्स पर हाथ उठा रहे हैं वो रॉयल ग्लोबल ट्रस्ट के चेयरमैन और इस पूरी जायदाद के कानूनी वारिस हैं। अगर आपने दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो जेल की सलाखों के पीछे आपकी आगे देगी नहीं। तुम मुझे धमका नहीं सकते। रामू काका ने शांत भाव से अपनी फटी हुई आस्तीन को ठीक किया। उन्होंने अपनी नजरें उठाकर विक्रम की आंखों में देखा। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा तरस था। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। मिस्टर खन्ना ने मेज पर एक काला ब्रीफ केस खोला। पुलिस बाहर खड़ी है मिस्टर विक्रम, लेकिन आपको गिरफ्तार करने के लिए। आपके नाम पर जो 200 करोड़ का लोन है उसकी गारंटी इसी रॉयल ट्रस्ट ने दी थी। ये झूठ है, तुम सब साजिश कर रहे हो। माया यह सब सुनकर बदहवास हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रामू काका, काका आप तो हमें प्यार करते थे ना, आपने तो मुझे अपनी बेटी जैसा माना था। ये सब आप क्या कर रहे हैं? बेटा मुझे माफ कर दो। क्या कोई बेटी अपने बाप जैसे बुजुर्ग को बारिश में कीचड़ में गिरने के लिए छोड़ देती है? क्या कोई बेटी अपने पिता को कुत्ता बनने के लिए कहती है? रामू काका ने एक ठंडी आह भरी। माया की बोलती बंद हो गई। कल तक जो शब्द उसे मजा देते थे, आज वही शब्द उसे सूलियों की तरह चुभ रहे थे। रामू काका ने धीरे से हॉल के बीचों बीच रखी किंग साइज चेयर की तरफ कदम बढ़ाए। ये वही कुर्सी थी जिस पर सिर्फ विक्रम बैठता था। जैसे जैसे दोपहर ढली, राजवंश पैलेस के अंदर का नजारा पूरी तरह बदल गया। हवेली के बाहर रॉयल ट्रस्ट के बोर्ड लग चुके थे। नौकरों की एक नई फौज तैनात कर दी गई थी। विक्रम एक कोने में बैठा अपने वकीलों को फोन लगा रहा था, लेकिन कोई उसका फोन नहीं उठा रहा था। इसी बीच रामू काका अपनी कोठरी में गए। उन्होंने अपना पुराना फटा हुआ कपड़ा उतारा और एक सिल्क का रॉयल कुर्ता पहना। रात के खाने का वक्त हुआ। डाइनिंग टेबल पर 56 भोग सजे थे। माफ कीजिए, ये खाना सिर्फ मालिक के लिए है। ये मेरा घर है। मिस्टर विक्रम, अब आप यहां सिर्फ एक किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आरवी सर बड़े दिल वाले हैं। विक्रम, भूख लगी है? याद है कल तुमने मुझे बासी रोटियां भी नहीं दी थी, लेकिन मैं उतना गिरूंगा नहीं। अगर तुम लोग चाहते हो कि आज रात तुम्हें छत मिले, तो जाओ और बगीचे की सारी घास काटो। सुबह तक काम पूरा हुआ तो नाश्ता मिलेगा। उस रात रामू काका अपने कमरे में अकेले बैठे थे। हाथ में एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में थी एक छोटी बच्ची। मीरा, बेटी कहां हो तुम? उनकी आंखों से आंसू निकल रहे। वो अतीत को याद करने लगे। आग, चीखें, टूटता हुआ महल। एक छोटी बच्ची रो रही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे। राजवंश पैलेस के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया था। खबर आग की तरह फैल गई थी।
राजवंश पैलेस का असली वारिस जिंदा लौट आया है। ब्रेकिंग न्यूज, वारिस का अचानक प्रकट होना। लाइव कवरेज पैलेस गेट से। वारिस की वापसी से सनसनी फैल गई है। उसी वक्त महल के बाहर एक काली कार आकर रुकी। दरवाजा खुला, एक आदमी उतरा, चेहरे पर सन्नाटा, आंखों में हिसाब। उसका नाम था हरीश। तो तुम जिंदा हो? तुम्हें क्या लगा था मैं खत्म हो गया? ये नामुमकिन है। 40 साल तक तुमने खुद को छुपा कर रखा। अब तुम वापस आ गए हो तो खेल में मजा आएगा। लेकिन तुम भूल रहे हो, ये खेल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी बेटी जिंदा है। क्या ये कैसे संभव है? कहाँ है मेरी बेटी? सुरक्षित है? मुझे लगा उस दिन आग में वो भी। नहीं, मैंने उसे बचा लिया था। मैंने उसे यहां से दूर रखा ताकि दुश्मनों से बची रहे। ये सुनते ही रामू काका की आंखें बदल गईं। तभी एक महिला हॉल में प्रवेश करती है। पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। बेटा, मैं यहीं हूं, मुझे माफ कर दो। पापा प्लीज कभी मत छोड़ना। पहली बार रामू काका के चेहरे पर सुकून दिखा। 40 साल का इंतजार, 40 साल का दर्द, सब उस एक पल में भारी पड़ गया। आपको पता है कि आपका महल में आग किसने लगाई थी? आपके छोटे भाई आदित्य वीर सिंह ने। मुझे लगा आप मर गए हैं, इसलिए मैंने मीरा को यहां से दूर रखा ताकि आदित्य आपकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन जब पता चला कि आप लौट आए हैं तो मैं आपकी बेटी को आपके पास लेकर आया हूं। विक्रम ने जब यह सब सुना तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। क्या? ये नहीं हो सकता। ये आदमी जिसे हम मामूली नौकर समझ रहे थे, वो मेरे पिता का बड़ा भाई है। मेरे पिता ने इनको और इनकी बेटी को मारने की कोशिश की। ये नहीं हो सकता। जिसे मैं सालों से एक एक्सीडेंट मान रहा था, वो आग मेरे पिता ने ही लगाई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। विक्रम और उसका परिवार रामू काका के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमें माफ कर दीजिए ताऊ जी, मैं आपका गुनहगार हूं। आप जो सजा देना चाहे हमें दे सकते हैं। मैंने आपको बहुत परेशान किया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए ताऊ जी। बस करो अब, और नहीं। अगर मैं चाहूं तो तुमसे सब कुछ छीन सकता हूं, लेकिन मैं वही नहीं बनना चाहता जिसने मुझे बर्बाद किया। ये महल अब किसी एक इंसान का नहीं रहेगा। यहां बनेगा रामू फाउंडेशन, जहां उन लोगों की मदद होगी जिन्हें समाज ने उनकी औकात से तौला। सूरज डूब रहा था। महल की बालकनी में सम्राट और मीरा साथ खड़े थे। अब आप क्या बनेंगे? सम्राट आर्यवर्धन ने बहुत कुछ खोया, लेकिन रामू काका ने इंसानियत सीखी। अब मैं वही रहूंगा, रामू काका। महल अब जरूरतमंद लोगों के लिए खुल चुका था। गरीब बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी। भूखे लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी गरीबी या उसकी मजबूरी से मत आकिए, क्योंकि कई बार फटे हुए लिबास के अंदर एक पूरा साम्राज्य छुपा होता है।